हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम की, और उसमें हमने थोड़ा सा फेज सीक्वेंस भी डिस्कस किया था। ठीक है, और अब हम उसमें थोड़ा सा और कुछ पॉइंट ऐड करके थोड़ा सा और फेज सीक्वेंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर हम बैलेंस थ्री फेज सिस्टम के एडवांटेजेस देखने वाले हैं, थ्री फेज सिस्टम के एडवांटेजेस देखने वाले हैं, और फिर हम बात करने वाले हैं पावर एनालिसिस इन थ्री फेज एसी सर्किट। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फेज सीक्वेंस को। तो दोस्तों, हमने फेज सीक्वेंस में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि फेज सीक्वेंस क्या होती है। तो फेज वोल्टेजेस के मैक्सिमम अटेंड करने का जो ऑर्डर होगा उसी को हम फेज सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, रेड ने मैक्सिमम अटेंड किया था, तो ये हमारा वीआर हो गया। इसके आफ्टर 120 यहाँ पर हमने ये हो जाएगा जीरो से, यहाँ पर 120 डिग्री से हमारा नेक्स्ट जो कौन मैक्सिमम अटेंड करेगा, येलो अटेंड करेगा, तो ये हमारा वी वाई हो गया। और इसके भी 120 के बाद यानी कि यहाँ पर 0 120 यानी 240, तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम अटेंड किया था वो किसने किया था, ब्लू ने किया था। तो ये हमारी फिक्स जो फेज सीक्वेंस हो जाएगी, है ना, आर वाई और बी, ये हो गई हमारी फेज सीक्वेंस। ठीक है, अब हमने इसमें और आगे डिस्कस किया था कि तीन प्रकार की फेज सीक्वेंस पॉसिबल है। ठीक है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस और जीरो फेज सीक्वेंस। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ये यानी कि ये हो जाएगा आर वाई, यानी इसको हम क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई ऑब्जर्वर रख दूं तो ये हो जाएगा हमारा वी आर, वी वाई और ये वी बी, और ये हो जाएगा तीनों में 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को मैं यहाँ पर रख दूं और इनको ऐसे करके घुमाऊं, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्वर में कौन वी आर निकलेगा, फिर उसके पास से वी वाई निकलेगा और फिर ये वी बी निकलेगा। तो ये मेरी यहाँ पर फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आर वाई बी। ऐसा का ऐसा ही मैं यहाँ मान लो कि यदि इसको यहाँ पे रख दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर को रख दूं और इसको मैं ऐसा घुमाऊं, तो पहले आर निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर वाई निकलेगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो जाएगी, और नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आर बी और वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज सीक्वेंस में। अब मैंने बात की थी कि मैं और भी कुछ पॉइंट ऐड करने वाला हूँ फेज सीक्वेंस में। तो देखो, हम बात करने वाले हैं फेज सीक्वेंस में कुछ पॉइंट्स की, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है तो एक ये है, ओनली टू टाइप ऑफ फेज सीक्वेंस इज पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ दो प्रकार की फेज सीक्वेंस ही पॉसिबल है। एक तो क्या हो जाएगी आर वाई बी, और सेकंड क्या हो जाएगी आर बी और वाई। हमारी क्या हो जाएगी फेज सीक्वेंस दो प्रकार की पॉसिबल है। और ये किसमें होगा, टू टाइप की फेज सीक्वेंस कहां पर पॉसिबल होगी, इन थ्री फेज सिस्टम। ये थ्री फेज सिस्टम में क्या होगी, टू टाइप की फेज सीक्वेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि थ्योरेटिकली फेज सीक्वेंस can be reversed by reversing the rotation of rotor, but practically it is
नॉट पॉसिबल। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि थ्योरेटिकली जो फेज सीक्वेंस होती है उसे हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो रोटर की रोटेशन को चेंज करके, ठीक है, यानी रिवर्स करके हम फेज सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं, हम प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, यानी प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं मान सकते कि हाँ ये फेज सीक्वेंस चेंज हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, phase sequence cannot be reversed by reversing the field excitation। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जो फेज सीक्वेंस है उसे हम कब चेंज नहीं कर सकते, तो फील्ड एक्साइटेशन को रिवर्स करके हम फेज सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। मान लो यदि एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यदि मैंने फील्ड एक्साइटेशन है उसको रिवर्स कर दिया तो क्या फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी, हो सकती है, यस या नो, या कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि आप फील्ड एक्साइटेशन को रिवर्स कर रहे हो तो इससे फेज सीक्वेंस रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो प्रैक्टिकली जो फेज सीक्वेंस होता है उसको हम कैसे एक्सटेंड कर रिवर्स कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली फेज सीक्वेंस कैन बी reversed by exchanging two terminal of supply, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि प्रैक्टिकली जो फेज सीक्वेंस है उसे हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो जो सप्लाई होंगे उसके तीन टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल को हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि प्रैक्टिकली हमारी फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बाय रिवर्सिंग बाय एक्सचेंजिंग टू टर्मिनल ऑफ दी सप्लाई, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज सीक्वेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं थ्री फेज सिस्टम के एडवांटेजेस की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम थ्री फेज का ही क्यों यूज करते हैं, थ्री फेज में ही पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं। तो उसके अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, कि हम वो कुछ फायदे जानकर देखेंगे कि अच्छा इसलिए हम थ्री फेज का यूज करते हैं, तो हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो हमने बात की थी कि थ्री फेज का हम क्यों यूज करते हैं, तो हम उसके अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम की। तो हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि हम थ्री फेज का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका क्या फायदा होने वाला है, तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है। तो सेम अमाउंट के पावर को यदि हमें ट्रांसफर करना है या सेम अमाउंट के लोड को हमें फीड करना है, तो थ्री फेज में जो हमें कॉपर कंडक्टर मटेरियल लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पर मैंने लाइन
रखी यहाँ पर, और यहाँ पर 30 मेगावाट का यहाँ पर लोड है, मुझे इसे फीड करना है, तो वो क्या होगा, बाय थ्री फेज सिस्टम यदि हम करते हैं, बाय थ्री फेज सिस्टम यदि हम यहाँ पर पावर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या होगा, नीड लेस कॉपर कंडक्टर मटेरियल, जबकि इन सिंगल फेज सिस्टम फॉर सेम amount of power it requires more copper conductor मटेरियल। तो ठीक है, यहाँ से क्या क्लेरिफाई हो रहा है, यहाँ से क्लेरिफाई हो रहा है कि सेम अमाउंट के पावर को ट्रांसफर करने के लिए या फीड करने के लिए थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, लेस कॉपर कंडक्टर मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जबकि सिंगल फेज सिस्टम में क्या होगा, ज्यादा कॉपर कंडक्टर मटेरियल लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रेफर करते हैं, थ्री फेज सिस्टम को। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है, नेक्स्ट ये पॉसिबल हो सकता है कि सेम सोर्स से, यानी थ्री फेज के सिस्टम है या थ्री फेज का जो सोर्स है उसी सोर्स से हम डोमेस्टिक को भी फीड कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी पावर सप्लाई कर सकते हैं और कमर्शियल भी कर सकते हैं। बट सिंगल फेज में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। वहां पर हम सिंगल फेज से सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक को ही फीड कर सकते हैं। तो सेकंड एडवांटेज क्या हो गया, तो ये हो जाएगा, इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम same source can supply domestic, industrial and commercial। बट सिंगल फेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, अच्छा थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा थ्री फेज सिस्टम का वो क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा थ्री फेज सिस्टम का क्या होता है, बेटर होगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इज बेटर एज कंपेयर्ड टू सिंगल फेज सिस्टम। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा थ्री फेज में वो क्या होता है, बेटर होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फोर्थ पॉइंट कि जो थ्री फेज मोटर्स के द्वारा जो टार्क प्रोड्यूस किया जाता है वो मोर होगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज मोटर्स। तो एक हमारा ये भी एडवांटेज हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टार्क प्रोड्यूस्ड बाय थ्री फेज मोटर्स आर मोर। तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया कि जो टार्क प्रोड्यूस होता है थ्री फेज मोटर्स में वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी तुलना में सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में, सिंगल फेज मोटर्स की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो थ्री फेज मोटर्स होती है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
क्या हो जाएगा कि जो थ्री फेस मोटर से होती है, थ्री फेस क्या होती है, जो थ्री फेस मोटर से होती है वो क्या होती है, थ्री फेस मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, थ्री फेज मोटर्स क्या होती है यार, सेल्फ स्टार्टिंग, बट सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया कि जो थ्री फेस मोटर्स होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, बट सिंगल फेस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये हमारा एक फिफ्थ पॉइंट हो गया। हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, जनरेटर का एक साइज होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने एक साइज ले लिया जनरेटर का। ठीक है, ये जनरेटर का साइज हो गया और इसी साइज की फ्रेम से मुझे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर इसको इसी फ्रेम में क्या होगा, इसको थ्री फेज जनरेटर बनाऊं, तो थ्री फेज जनरेटर बना के जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी फ्रेम में यदि मैं सिंगल फेज जनरेटर इसको मैं डिजाइन करूं तो ये कम आउटपुट देगा। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये हो गया कि फॉर गिवन साइज ऑफ द फ्रेम ऑफ जनरेटर क्या होगा, इनके साथ थ्री फेज सिस्टम क्या होगा, इट प्रोवाइड्स मोर आउटपुट। बट इसी सेम साइज में मैं यदि जनरेटर लेता हूं और यदि सिंगल फेज के लिए इसको मैं डिजाइन करूंगा तो ये क्या करेगा, कम आउटपुट देगा एज कंपेयर टू थ्री फेज सिस्टम। मतलब ये उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना थ्री फेज दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी हो गया, इसीलिए हम थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, यदि मान लो मैं इसको क्या मानता हूँ, थ्री फेज से यहाँ पर जनरेटर मानता हूँ, यानी थ्री फेज जनरेटर में डिजाइन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स मोर आउटपुट। ठीक है, ये थ्री फेज यदि मानता हूं तो यदि मैं इसको सिंगल फेज में डिजाइन करूं तो यदि मैं इसको सिंगल फेज जनरेटर मारूं, ठीक है, तो सेम इसी साइज के लिए क्या करेगा, इट गिव्स या फिर इट जनरेट्स लेस आउटपुट power as compared to थ्री फेज सिस्टम। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि फॉर गिवन साइज ऑफ द फ्रेम ऑफ जनरेटर, ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम इट जनरेट्स मोर आउटपुट एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम या सिंगल फेज जनरेटर। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर इसके 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि क्या होते हैं एडवांटेज थ्री फेज सिस्टम के और क्यों यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेवंथ पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि देखो क्या होता है कि थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, इंटरकनेक्शन पॉसिबल होता है, बट सिंगल फेज सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। बट तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम इज पॉसिबल इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। कनेक्शन चाहे स्टार में हो या डेल्टा में हो, बट सिंगल फेज सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं, इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम is possible either in स्टार और डेल्टा।
तो कनेक्शन चाहे हमारा स्टार में हो या डेल्टा में हो, ठीक है। 3 फेज सिस्टम के केस में हम क्या कर सकते हैं, पावर सिस्टम का इंटरकनेक्शन पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है, उसमें हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और कहाँ होती है उसकी बात करते हैं। तो देखो वो 3 फेज सिस्टम में ही पॉसिबल है। वो कैसे होता है कि यदि हम बात करें, यदि हमारा जनरेटर है, ठीक है, और यहाँ पर इस पर यदि हम स्पेस में यदि 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को यहाँ पर रखते हैं, यानी कि इसको हम स्पेस में फिजिकली भी यदि हम वाइंडिंग को ऐसा यहाँ पर रखें, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये हमारी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ये वाइंडिंग हो गई हमारी, ये स्पेस में हमारी वाइंडिंग हो गई जो कि 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। ये हमने वाइंडिंग यहाँ पर रख दी। और इस बैलेंस्ड वाइंडिंग को यदि हम 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई देते हैं तो 3 फेज सिस्टम में क्या पॉसिबल होगा, 3 फेज सिस्टम होगा तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि यहाँ पर क्या बनेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट सिंगल फेज सिस्टम ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसीलिए ये भी एक 3 फेज सिस्टम का एडवांटेजेस हो जाएगा और इसीलिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को 3 फेज में ही लेते हैं। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन स्पेस क्या कर रहे हैं, बैलेंस वाइंडिंग को यहाँ पर स्पेस में बैलेंस्ड ऐसा करके हम डिजाइन कर रहे हैं, रख रहे हैं। और इसी को यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 3 फेज का सप्लाई देंगे, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ पर हम ऐसे करके देते हैं, ये हो जाएगा क्या, 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई देते हैं। 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं इनपुट में, ये हमारा क्या हो जाएगा इनपुट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई देंगे किसको, 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग को। 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग यानी स्पेस में यहाँ पर ये क्या रखे हैं, ऐसी इस प्रकार से रखी गई है कि एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो यदि ये 3 फेज सिस्टम होगा, है ना, तो क्या होगा, इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट में यहाँ पर क्या है कि यदि सिस्टम 3 फेज का है और यहाँ पर हम यदि वाइंडिंग को यदि इस प्रकार से डिस्प्लेस्ड करेंगे, तीनों 120 डिग्री से फिजिकली डिस्प्लेस्ड हो स्पेस में, और यदि उसे हम 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, इसे 3 फेज सिस्टम में क्या होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर सिंगल फेज में पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट की, ठीक है। एक और क्या एडवांटेजेस हो सकता है 3 फेज सिस्टम का, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा तो वो ये हो सकता है कि जो 3 फेज मशीन होती है उसमें क्या होगा, लेस वाइब्रेशन होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज मशीन। तो ये भी हमारा एक एडवांटेजेस हो सकता है। तो ये हम इसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 फेज। अब देखो मशीन को मैं ऐसा करके भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो 3 फेज मशीन प्रोड्यूसेस लेस वाइब्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 फेज मशीन प्रोड्यूसेस लेस वाइब्रेशन एज कंपेयर टू
compared to single phase मशीन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे 9 एडवांटेजेस होंगे 3 फेज सिस्टम के। ठीक है, इसको हम देखते हुए हमने यहाँ पर पूरा 3 फेज सिस्टम को पावर का जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सब हम करते हैं। और इन्हीं कारण से हम क्या करते हैं, हमारा पूरा पावर सिस्टम क्या है 3 फेज में ही डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, सेकंड था पॉइंट कि हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, पहले फेज सीक्वेंस की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं पावर एनालिसिस इन एसी सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग होगी पावर एनालिसिस इन एसी सर्किट। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी पावर एनालिसिस इन एसी सर्किट। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि एसी सर्किट में पावर का एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एसी सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एसी सर्किट की। तो मैं आपको बाय डेफिनेशन बता सकता हूं कि एसी सर्किट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें यदि हम साइनसोइडल एक्साइटेशन देते हैं तो वो क्या होता है, स्टेडी स्टेट में उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी साइनसोइडल होगा। ऐसे सर्किट को हम क्या कह सकते हैं, एसी सर्किट। तो हम इसके एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सर्किट which is in steady state corresponding to given sinusoidal excitation, it is called एसी सर्किट। तो बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि अ सर्किट विच इज इन स्टेडी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू गिवन साइनसोइडल एक्साइटेशन, इट इज कॉल्ड एसी सर्किट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइनसोइडल इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, यहाँ पर साइनसोइडल ही मिलेगा। और यहाँ पर इनपुट यदि साइनसोइडल है और आउटपुट भी साइनसोइडल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्किट स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, एसी सर्किट। मैं आपको यहाँ पर बाय सर्किट एक बार बता दूं कि कौन सा सर्किट एसी सर्किट है और कौन सा सर्किट एसी सर्किट नहीं है। ठीक है, बाय एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर ये है हमारा सप्लाई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइनसोइडल सप्लाई दे रहे हैं। ये होगा √2V9 मेगा टी प्लस अल्फा। ये हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम t = 0 पर इसको क्लोज करते हैं।
ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है जेक्स है, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। अब हमने बात की तो यहाँ पर साइनसॉइडल एक्साइटेशन तो दे दिया, बट यहाँ पर सर्किट क्या है, ये स्टेडी स्टेट में नहीं है, ठीक है, ये स्टेडी स्टेट में नहीं है, मतलब t0 को हम स्टेडी स्टेट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, तो जो रिस्पॉन्स यहाँ पर जो मिलेगी, देखो करंट क्या होता है, V/R होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कि ये जो रिएक्टेंस है ये स्टेडी स्टेट में नहीं होने के कारण यहाँ पर करंट में क्या करेगा, अपना कुछ न कुछ योगदान देगा। तो वो सब रिस्पॉन्स कैसी मिलने वाली है, तो √2I sin ओमेगा t प्लस बीटा प्लस a इंटू e⁻t/τ, ये रिस्पॉन्स मिलेगी। मतलब यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स आर नॉट साइनसोइडल, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है, साइनसोइडल नहीं है, ये क्या है, ये तो साइन है, बट यहाँ पर साइन नहीं है, मतलब ये साइनसोइड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स आर नॉट साइनोसॉइड, ठीक है, रिस्पॉन्स आर नॉट साइनोसॉइड, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन एसी सर्किट। ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन एसी सर्किट। बट यदि इसी को यदि हम स्टडी स्टेट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यदि स्टडी स्टेट में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसे स्टडी स्टेट में ले जाते हैं, यानी ऐसे स्टडी स्टेट में ले जाना मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट करना, ठीक है, t टेंड्स टू इनफाइनाइट करना। तो यदि हम टाइम को t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। देखो ये हमारी रिस्पॉन्स हो जाएगी √2V sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये हमारी रिस्पॉन्स हो गई, और ये हमारी एक्साइटेशन हो गई। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा हमारा JXL, मतलब ये R है और ये हमारा इंडक्टेंस है, और ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो हमने t टेंड्स टू इनफाइनाइट किया, तो ये सर्किट तो हमारा क्लोज हो चुका है, क्योंकि t0 पे हम स्विच को क्लोज कर चुके थे। अब हमारी रिस्पॉन्स क्या होने वाली है ये हमें देखना है, ठीक है। अब हमारी रिस्पॉन्स क्या होने वाली है, तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टडी स्टेट में यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो ओनली साइनसॉइड होगा। पहले वो मैं आपको बता दूं। तो देखो एक्चुअल होता क्या है कि जो हमारा इंडक्टेंस है वो क्या है हमारा, इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, और ये आपको नेटवर्क में बताया जाएगा कि जो इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो ये VL हो जाएगा L di/dt, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइम को क्या कर रहे हैं, टाइम को इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो VL L, और ये टाइम क्या कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट कर रहे हैं ना, तो टाइम को इनफाइनाइट करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब मेरे को ये बताओ कि 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा इंडक्टेंस के जो रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, तो वो भी तो di/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो वोल्टेज का 0 होना मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट होना मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लगा और उसको यदि हम शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं मतलब वो एक प्लेन वायर हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस हो, इसको यदि हम शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं ये एक सीधा वायर बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मैं ऐसा लिख दूंगा कि एक सीधा वायर। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है नॉन साइनसॉइड का ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। यदि मैं इसको अभी आपको ऐसा करके सिंबल को रहने देता हूँ, बट यहाँ पर स्टडी स्टेट होने के कारण मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ये करंट अब इधर से नहीं जाएगा, अब ये क्या करेगा, सीधा निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या होगी हमारी, तो हमारी रिस्पॉन्स क्या हो जाएगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स देखो हमारे एक्साइटेशन तो साइनसॉइड था, अब रिस्पॉन्स में क्या चेंज आया हमें ये देखना था। तो रिस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा, √2I
साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। अब मैं आपको बता दूं कि a इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का क्या हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर ये जो पार्ट था ये क्या था, a इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पर t को हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो a इंटू ई की पावर t को हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया डिवाइड बाई टाउ। और e की पावर जो माइनस इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको जीरो। अब ये जीरो मतलब ये क्या है, प्योरली साइनसॉइड है, प्योर साइनसॉइड है रिस्पॉन्स। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक एसी सर्किट है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा कि क्या है ये, वो रिस्पॉन्स है, वो क्या है, प्योर साइनसॉइड है। यहाँ पर रिस्पॉन्स है साइनसॉइडल है, मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एन एसी सर्किट। तो यही है क्या है हमारा एसी सर्किट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो एसी सर्किट होता है उसमें क्या होता है, साइनसॉइडल होता है। यानी कि यहाँ पर साइनसॉइड में क्या होगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा और ये हमारा फेज हो गया। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो बाय फेजर टेक्निक करने वाले हैं। ठीक है, हम इसे टाइम डोमेन में यहाँ पर डील नहीं करेंगे, टाइम डोमेन में डील नहीं करेंगे। ये होता है टाइम डोमेन, इसको हम टाइम डोमेन, हम इसको टाइम डोमेन में डील नहीं करने वाले हैं। हम इसको क्या करने वाले हैं, फेजर टेक्निक के द्वारा, यहाँ पर फेजर टेक्निक के द्वारा हम इसको डील करने वाले हैं या फिर कंप्यूट करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ दूं कि जो एसी सर्किट्स होते हैं, जो साइनसॉइडल एसी सर्किट्स होते हैं, और जो एसी सर्किट मतलब वही जो स्टेडी स्टेट में हो, तो इनमें एक खासियत ये होती है कि आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो एक्साइटेशन के सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं, ये सप्लाई हो या फिर यहाँ पर क्या हो, ये रिस्पॉन्स हो। ठीक है, तो इसकी एक खासियत ये भी है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों क्या करेंगी, मैच करेगी। ठीक है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, यही हमारा क्या इसका मतलब है कि ये स्टडी स्टेट में और ये क्या है, एक एसी सर्किट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका फेजर कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहां पर मैंने क्या मान दिया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैं इसका जो कंप्यूटेशन करने वाला हूँ या कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, बाय फेजर टेक्निक करने वाला हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन होगा वो बाय फेजर टेक्निक, कैलकुलेशन बाय फेजर टेक्निक। मतलब ये जो है यहाँ पर यदि मान लो हमारा जो सप्लाई हुआ है √2V, या फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा सप्लाई है Vm sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो हम इसको फेजर टेक्निक में कैसे मानने वाले हैं, ये हो जाएगा V और एंगल थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा फेजर टेक्निक। जैसे बाय एग्जांपल हमने मान लो कि यहाँ पर हम क्या माना था, √2 × 10 sin ओमेगा टी, ओमेगा को मान लो मैंने 1 मान लिया, ओमेगा इक्वल टू मैंने 1 मान लिया, तो जाएगा sin t प्लस 30 डिग्री। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर फेजर टेक्निक में मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, और ये क्या है, एक आरएमएस होगा। ठीक है, ये क्या होने वाला है, आरएमएस मानने वाला हूँ। तो आरएमएस में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन का एक फंडा रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम VRMS
ठीक है। तो हमारा आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस होता है वीएम यानी वी मैक्सिमम बाई रूट 2, ये होता है हमारा आरएमएस। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आरएमएस वोल्टेज की, तो यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज कैसे आएगा, ये आरएमएस हम इसको लिख रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रूट 2 इंटू 10 क्या है, मैक्सिमम है। तो रूट 2 इंटू 10 हमारा मैक्सिमम हो गया और डिवाइड बाई रूट 2। तो इसको इससे मैं काट सकता हूँ, इसका मतलब हमारा आरएमएस क्या बचेगा, ओनली 10, और एंगल तो 30 डिग्री है ही से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है। तो वी आरएमएस एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 10 एंगल 30 हो गया। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अब मैं इनको क्या करने वाला हूँ, मैथमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा रूट 2 टू 10 साइन टी प्लस 30, ये मेरा क्या हो जाएगा, सप्लाई हो गया। यहाँ पर मैंने ओमेगा की वैल्यू कितनी ली है, 1 ली है, मतलब फ्रीक्वेंसी मेरा मेरी क्या आई है, 1 आई है। अब यहाँ पर आर को मैंने क्या माना है, 1 ओम, और जे एक्स एल, एक्चुअल में मेरा जो एल है यहाँ पर जो मेरा एल है ये क्या है, 1 हेनरी का है, और रेजिस्टेंस भी मेरा क्या है, 1 ओम का है। अब मैं इसका तो कैलकुलेशन कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे ये जो इंडक्टर दिया हुआ है इसे मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एसी का कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका कन्वर्जन कर लूँ। तो देखो ये क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सर्किट में जब भी कैलकुलेशन में लेते हैं तो जे एक्सएल लिखते हैं। ठीक है। तो जे एक्सएल, तो यहाँ पर एक्सएल क्या होता है, इज नथिंग बट ओमेगा एल। अब मैं बात करूं तो ओमेगा क्या है, यहाँ पर 1 है ये, और यहाँ पर इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी का है। इसका मतलब मेरा जो एक्सएल है वो कितना है, 1 ओम है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूं 1 ओम। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन हमें कैसा करना है इसका। तो ये हमारा टाइम डोमेन में सर्किट था, अब हम इसे यहाँ पर फेजर डोमेन में लिखने वाले हैं। ठीक है। अब हम इसको फेजर डोमेन में लिखेंगे। तो फेजर डोमेन में हम क्या करने वाले हैं, तो फेजर डोमेन में मैंने आपको जैसे कि बताया, तो यहाँ पर सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, वी एंगल थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा वी, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। बाकी आर हमारा हो जाएगा 1 ओम, और जे एक्स एल एजीटी हमारा कितना होगा, जे 1 ओम। और यहाँ पर हम हमारी जो रिस्पॉन्स होगी वो भी इस प्रकार से होने वाली है। ठीक है। हमें बाय डिफॉल्ट हमें लास्ट में फाइंड क्या करना है, आईटी फाइंड करना है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम डोमेन के फॉर्म में फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है और यहाँ पर करंट फाइंड करना है। ठीक है। अब मैं आपको इनका कैलकुलेशन बता दूं कि हम कैसे कर पाएंगे फेजर डोमेन में। तो देखो ये होता है मेरा करंट। अच्छा, करंट होता क्या है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ही होता है। तो मैं पहले क्या रख दूंगा, ऊपर वोल्टेज रख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज 10 एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से क्या होता है, वो ओम के फॉर्म में होता है, तो जितना भी वो ले लो, तो कितना है 1 प्लस J1, ये हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा है यहाँ पर पोलर फॉर्म में, और ये क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इनका कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। या तो आप ये पोलर है तो इसको भी पोलर में ले लो, या फिर ये रेक्टेंगुलर है तो इसको भी रेक्टेंगुलर में ले लो, कुछ भी करना पड़ेगा कन्वर्जन। तो हमारे लिए आसान क्या रहने वाला है, तो हम आसान हमारे लिए ये रहने वाला है कि जो 1 प्लस J1 है, यानी जो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम पहले तो पोलर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले वो भी देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ साइड में रेड से यहाँ पर इसका कन्वर्जन करके बता दूं कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो ये क्या है, R प्लस JXL के फॉर्म में है। ठीक है। R प्लस JXL के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करके क्या बनाना है, तो इसको हमें R एंगल थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम R को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, आते हो जाएगा 10 इनवर्स XL बाय R, 10 इनवर्स XL बाय R।
ठीक है, हम ऐसा ही कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करें तो आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 है इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा थीटा कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स और ये हो जाएगा एक्सएल कितना है यहाँ पर, तो एक्सएल 1 है और आर भी 1 है, तो टेन इनवर्स 1/1। अब बताओ टेन इनवर्स 1 होता क्या है, तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, तो भाई वो होता है 45 डिग्री होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एंगल थीटा कितना आ जाएगा, तो आर एंगल थीटा हो जाएगा हमारा 1 एंगल 45। तो मैं यहाँ लिख दूं 1 एंगल 45 इसकी जगह। तो ये मेरा आई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस J1 को मैंने कन्वर्ट कर लिया, हो जाएगा ये 1 एंगल 45 डिग्री। आप देखो 10/1 तो 10 हो गया एज इट इज, बट यहाँ पर ये जो एंगल है इसको यदि हम ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 30 माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 एंगल माइनस 15। तो ये हमारा फेजर डोमेन में आ गया। हमें चाहिए था क्या, टाइम डोमेन में, बट हमें इसमें कैलकुलेशन करना आसान नहीं था। हमें आसान किस में था, फेजर डोमेन में। हमने फेजर डोमेन में कर लिया, अब इसको हम वापस टाइम डोमेन में लिख देते हैं। तो टाइम डोमेन में हम कैसे लिख पाएंगे, तो हम इसको टाइम डोमेन में लिखने के लिए कैसा लिखेंगे, आई पी। तो कितना हो जाएगा ये, तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, आई एम यानी मैक्सिमम कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम में लिखना पड़ेगा। तो आई मैक्सिमम कितना होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वी मैक्सिमम है ना, तो ये चाहिए तो √2 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, यानी आरएमएस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √2 इंटू आई आरएमएस। यदि ये हमारा आरएमएस है तो कितना हो जाएगा, ये √2 इंटू ये आरएमएस था ही सही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा आईटी कितना हो जाएगा, √2 10 साइन ओमेगा की वैल्यू तो 1 है, तो ओमेगा 1 इंटू टी यानी ओमेगा टी, और ये एंगल कितना है माइनस के 15। ये हमारा हो जाएगा टाइम डोमेन में। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आई तो फाइंड हो गया। अब हमें ये वोल्टेज भी फाइंड करना है, ये हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर वोल्टेज का आपको बता देता हूँ कि हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो हम क्या करना है। तो देखो यहाँ पर हम वोल्टेज की बात करने वाले हैं, तो हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए। अच्छा वोल्टेज होता क्या है एक्चुअल में, वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है ना। तो ये हो जाएगा I इंटू आर, तो ये हो जाएगा I। अब ये फेजर में, तो ये भी मैंने फेजर में ले लिया, तो I इंटू आर। आर मतलब क्या है हमारा, तो इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, VL थीटा सिर्फ इसमें देख रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, ओनली JXL लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा JXL हो जाएगा। ठीक, तो ये आई हमारा कितना हो गया, तो आई हमारा हो जाएगा 10 एंगल माइनस 15 हो गया। ये हमारा आई हो गया, है ना। इसको हम यहाँ पर थीटा भी लिखने वाले थे। अच्छा, और JXL कितना हो गया, तो JXL क्या है हमारे पास, J1 है, तो ये हो जाएगा J1। अब मैंने आपको फिर बताया कि देखो ये क्या हो जाएगा, 0 यानी R प्लस JXL। तो R तो यहाँ पर 0 है, तो 0 प्लस J1 के फॉर्म में आ गया। अब इनका कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या, ये यहाँ पर क्या है पोलर फॉर्म में है, और ये यहाँ पर क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर है इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करूंगा। तो जो J1 होता है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो J1 को मैं 1 एंगल 90 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे लिख सकता हूँ, वो आपको यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। ऐसा करके देखोगे तो आपको ये J1 का मान 1 एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये जो VL है एंगल थीटा, ये कितना हो जाएगा 10 एंगल माइनस 15, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 एंगल 90 डिग्री। अब 10 इंटू 1 तो वापिस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो एंगल क्या है, वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 और प्लस के क्या हो जाएगा माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 10 एंगल 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखो वापिस मैं वही बात करूंगा
क्या हमें चाहिए था तो टाइम डोमेन में, बट हमने कैलकुलेशन क्या किया फेजर डोमेन में। क्यों? क्योंकि आसान था। अब हमें वापिस उसको टाइम डोमेन में लिखना है, तो मैं उसको टाइम डोमेन में लिख दूंगा। तो हमारा टाइम डोमेन में कितना हो जाएगा, VLT कितना हो जाएगा, तो VLT। अब मैंने वही बात करूंगा कि ये क्या है, यहाँ पर RMS आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये हमारा RMS आया, तो मुझे वापिस उसको मैक्सिमम में लिखना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम होता क्या है, तो मैक्सिमम हो जाएगा √2 इंटू RMS। तो √2 ये हो गया इंटू RMS कितना है मेरे पास 10 आया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा √2 10 साइन। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 है, तो ओमेगा तो 1 तो लिखूंगा नहीं, T, और यहाँ क्या है प्लस के 75। तो ये मेरा IT भी आ गया और VLT भी हो गया। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेजर टेक्निक के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेशन किसका, यहाँ पर ऐसी सर्किट्स का। तो दोस्तों अभी तक का आपको जितना भी समझ में आया हो इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, अच्छे से देखना, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम यहाँ से आगे इसको और कंटिन्यू करने वाले हैं, पावर एनालिसिस इन एसी सर्किट्स, ठीक है। इसमें और मजा आने वाला है और अच्छे से आपको मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।